की क्लास शुरू करते हैं। तो मैंने अभी तक आपको पिछली क्लास में एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी, वो था आपका हेल्म चार्ट। और उसके साथ मैंने आपको एक हार्बर भी बताया होगा। नॉट श्योर कि ये सब चीज़ें डिस्कस किया था, ये किया तो होगा, हाँ। तो हार्बर के ऊपर डिस्कशन किया था और ये बताया था कि हार्बर का जो प्रोजेक्ट है वो कुबरनेटिस को कैसे सपोर्ट करता है। कि आपकी जो इमेजेस हैं, कंटेनर की इमेजेस, अगर आपको हर एक नोड पे मैन्युअली जाके स्टोर करना पड़ेगा, तो इससे आपका जो मैनेजमेंट है, डे टू डे जो ऑपरेशन है, वो मुश्किल हो जाएगा। इसको इजी करने के लिए हार्बर का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें आप एक सिंगल रेपोजिटरी होती है, उसमें आप सारी इमेजेस को अपलोड करते हो और वो क्या होता है, आपके नोड से कनेक्ट होता है। जब भी आप अपना हेल्म चार्ट बनाते हो, हेल्म चार्ट में आप सिर्फ वहाँ पे कंटेनर की इमेज के आगे उसका रेफरेंस दे देते हो। जैसे ओपन स्टैक में भी करते हैं ना, ग्लैंस में होता है, उसमें इमेज बनाते हैं, इमेज अपलोड करते हैं, फिर जब आपको वीएम डिप्लॉय करना होता है तो आप उस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हो। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी आप यही करते हो। यहाँ पे जो हार्बर है वो सिमिलर टू ग्लैंस काम करता है, इमेजेस को स्टोर करने के काम करता है। तो कल को अगर आपको मान लो प्रोडक्शन पे अगर आपका बहुत बड़ा सेटअप है, तो बार बार आपको चीज़ें जो है वो हर एक नोड पे मैनुअली अपलोड नहीं करना पड़ेगा। रदर देन आप एक ही जगह से पूरे क्लस्टर को मैनेज कर सकते हो। आज जो हम बात करेंगे, तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा रिलेटेड टू नेटवर्किंग एंड स्टोरेज की बात तो कर नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी स्टोरेज के ऊपर थोड़ा सा बताऊंगा। देखो, क्यूबरनेटिस से भी पहले जब मैंने आपको दो चीज़ें मैंने आपको अब तक पढ़ाई है। एक पढ़ाया है मैंने आपको कंटेनर, और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया है पॉड, राइट। और मैंने आपको ये भी बताया है कि कंटेनर और पॉड में डिफरेंस क्या होता है। एक पॉड के अंदर कंटेनर शिप किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे कंटेनर होता है। एक से ज़्यादा कंटेनर भी हो सकता है, ठीक है, एक से ज़्यादा कंटेनर भी हो सकता है, एक कंटेनर भी हो सकता है। तो पॉड बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्यूबरनेटिस के लिए। तो अगर आप क्यूबरनेटिस की बात करते हो, अगर वो क्यूबरनेटिस प्लेटफॉर्म है, तो फिर आप पॉड की बात करोगे। अगर वो क्यूबरनेटिस का प्लेटफॉर्म नहीं है, तो फिर वो पॉड नहीं होगा, हो सकता है कुछ और हो। अंदर जो कंटेंट होता है वो आपका होता है कंटेनर। मेन जो चीज़ होती है होता है कंटेनर। और कंटेनर क्या होता है, L4 और L5, मैंने आपको पहले ही बताया था, L4 L5 होता है कंटेनर में। तो बेसिकली L4 L5 क्या होता है, L4 L5 आपका मेन जो फंक्शन होता है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर का फंक्शन है, वो होता है आपका मेन फंक्शन, जो कि माइक्रो सर्विसेज के फॉर्म में होता है। मतलब ये एक माइक्रो सर्विस हो गई, ऐसी बहुत सारे पॉड्स मिलके, 10 पॉड मिलके आपका एक कंप्लीट सर्वर बनेगा। अगर मान लो आज की डेट में आप कोई सर्वर देखते हो, तो आपको उसको सर्वर के करीब 20-30 पॉड दिखाई देते हैं। उन पॉड्स में भी आपको कंटेनर दिखाई देते हैं, लेकिन उस पॉड में जो कंटेनर्स होते हैं, उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एक ही मेन फंक्शन होता है, आपका पॉड के अंदर एक ही मेन कंटेनर होता है। दूसरे जो कंटेनर्स होते हैं वो एक पॉड के अंदर, वो बेसिकली हेल्पर होते हैं। हेल्पर का मतलब कि इनका काम सिर्फ इसको हेल्प करने के लिए होता है, मेन फंक्शन को। इसको साइड कार बोलते हैं, साइड कार, साइड कंटेनर्स। तो इसका रोल सिर्फ इसको सपोर्ट करना है, और मेन फंक्शन यहाँ पर है ये वाला। इस तरीके से जो है पॉड के अंदर कंटेनर्स को शिफ्ट किया जाता है। आप अगर बोलोगे मैं दो बड़े फंक्शंस को एक कंटेनर, एक पॉड के अंदर शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो वो गलत डिजाइन होगा। ठीक है, करने को आपकी मर्जी है, एज ए डेवलपर आप कर सकते हो, बट वो एक गलत डिजाइन होगा। ठीक है। आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कंटेनर्स की सबसे बड़ी जो चैलेंजेस हैं वो क्या है कंटेनर टेक्नोलॉजी में। आपको बताया कि जो चैलेंजेस हैं वो आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे मेन होता है कि रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए होते हैं किसी को भी, किसी भी सॉफ्टवेयर को। अगर मान लो एक कंटेनर है, या मान लो कि इसे पॉड कहो, अपर लेवल पे इसको पॉड बोलो, पॉड के अंदर कंटेनर। तो इस कंटेनर को क्या चाहिए होता है, सीपीयू चाहिए, रैम चाहिए, नेटवर्क चाहिए, और स्टोरेज चाहिए। ये चार तरीके की रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये तो इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है, सीपीयू रैम एक ऐसी चीज़ है जो कि वैसे भी डायनेमिक होती है। अगर आप देखोगे तो जब तक आप अपना कंप्यूटर ऑन रखते हो, तब तक ही आपका सीपीयू और रैम पिक्चर में होता है। ठीक है, जब आप उसको पावर ऑफ कर देते हो, तो उसके बाद वो पिक्चर से चला जाता है। नेटवर्क और स्टोरेज ये बंद हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो काम होता है सारा वो आपका यहाँ पे, इसमें आपका सारा डेटा जाता है, जो कि परसिस्टेंट फॉर्म में होता है। सो दैट नेक्स्ट टाइम आप जब भी कभी भी रिबूट करते हो, तो आपको वहां से आपका डेटा पुराना मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको आपका पुराना डेटा मिल जाता है रिबूट के बाद। ठीक है, जब आप इसे रिबूट करते हो, भाई अपने आप को म्यूट कर दो आप, ठीक है। तो ये हम इसको रिबूट करते हैं। ठीक है, और नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क बेसिकली आपको एक कनेक्टिविटी देता है।
तो नेटवर्क आपको एक आईपी देता है, और जब भी आप रीबूट करते हो वो आईपी आपको वापस मिल जाती है। तो देखो, इन रिसोर्सेज का नेचर क्या है, इन रिसोर्सेज का नेचर ये है कि सीपीयू रैम जो है वो एक रन टाइम रिसोर्स होता है, ठीक है, रन टाइम रिसोर्स। जब तक आपका सिस्टम चलता है, ठीक है, चाहे वो कंटेनर हो, वीएम हो या सर्वर हो, तब तक सीपीयू रैम जो है वो प्रोसेसिंग करता है, पिक्चर में रहता है। जब आप उसको पावर ऑफ करते हो तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो है बंद हो जाता है। पर इसने जो भी ट्रांजेक्शन की है, जो भी प्रोसेसिंग करी है, वो सब जो है वो कहीं ना कहीं स्टोर होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक डेटा को परसिस्टेंट रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब आप रीबूट करते हो, रीबूट करने के बाद आपका जो स्टोरेज है वो आपको वापस मिलना चाहिए सेम स्टेट पे, अदरवाइज आपका सारा डेटा चला जाता है। तो ये परसिस्टेंट होता है। नेटवर्क से आपको एक आईपी मिलती है, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये आईपी आपने अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया हुआ है, और क्लाइंट्स इसी आईपी के थ्रू आपको कनेक्ट करते हैं। अब कल को अगर मान लो ये आईपी आप बोलते हो कि रिबूट के बाद ये आईपी चेंज हो गई, तो आपका क्लाइंट तो बार बार आईपी चेंज नहीं कर सकता। और इस तरीके का सोल्यूशन जहाँ पे आपकी आईपी बार बार चेंज होती हो, वो सोल्यूशन जो होते हैं वो इतने फिट नहीं होते हैं। हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए रियल, ये जो चैलेंज मैंने आपको बताया ना आईपी वाला, ये आपको रियल में भी आता है। ये सिर्फ नॉट ओनली कंटेनर्स। अगर आप देखो तो आपके घर पे जो डिवाइसेस होते हैं, जो राउटर से कनेक्टेड होते हैं, तो क्या होता है कि आपके घर का जो राउटर होता है, ये राउटर है, ठीक है, जो घर में लगा होता है, इसके थ्रू आपका क्या कहते हैं मोबाइल कनेक्टेड होता है, ठीक है, मोबाइल कनेक्टेड होता है, इसके थ्रू आपका पीसी कनेक्टेड होता है, इसके थ्रू आपका टीवी कनेक्टेड होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। तो आपको कभी भी ऐसा लगा कि इसकी आईपी क्या है, आपने कभी अपने मोबाइल में जाके चेक किया कि आपके राउटर ने आपको क्या आईपी दिया हुआ है? 192.168.1.5, इसको आईपी दिया हुआ है 192.168.1.7, और इसको आईपी दिया हुआ है 192.168.1.8। अब ये आईपीस आप कभी ट्रैक करते हो, और ये कभी भी फिक्स नहीं होती है। मतलब कि जब भी आप क्या कहते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर गए, या आपने पावर ऑफ किया, या हो सकता है 24 घंटे के बाद, एक टाइम के बाद, ये आईपी चेंज होती रहती है। तो आईपी का चेंज होना एक जनरल बिहेवियर भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कंटेनर्स की एक टेक्नोलॉजी का इशू है, लेकिन ये आप जनरली भी आपको मिलता है प्रॉब्लम। जहाँ पे डीएचसीपी इनेबल होता है, डीएचसीपी, ठीक है, डीएचसीपी में क्या होता है कि जो एलोकेशन होता है आईपी का वो डायनेमिक होता है, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक एलोकेशन। तो डायनेमिक एलोकेशन क्या करता है कि इस डायनेमिक एलोकेशन के अंदर आपकी जो आईपीज हैं वो एक डीएचसीपी सर्वर होता है, डीएचसीपी सर्वर। वो सर्वर क्या करता है, वो अपने क्लाइंट जो है इसके पास आते हैं कि मुझे आईपी चाहिए, लीज पे मांगते हैं ये, लीज मतलब रेंट पे। तो ये क्या करता है, ये इनको एक आईपी प्रोवाइड करेगा लीज पे, कुछ सम वैलिडिटी के साथ, लेट्स से 24 आवर्स, डिपेंडिंग कि इस सर्वर पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये आईपी एलोकेट करेगा इसको सम टाइम के लिए। फिर ये क्या करता है ना कि ये एक टाइम के बाद, पीरियोडिक टाइम के बाद, ये लीज चेक करता है। ये देखता है कि क्या ये डिवाइस अप है। अगर ये डिवाइस अप है तो ये क्या करता है, ये आईपी इसको वापस दे देगा। अदरवाइज ये क्या करेगा, इसकी आईपी को वापस पूल में ले आएगा, और वो आईपी हो सकता है किसी और को एलोकेट हो जाए, और फिर नेक्स्ट चलेगा। तो इस तरह क्या होता है कि जो आईपीज हैं बदलती रहती हैं। इस तरीके के बिहेवियर्स सॉल्यूशंस में जनरली जो है हम यूज करते हैं, क्या कहते हैं, एफक्यूडीएन कॉन्सेप्ट का। एफक्यूडीएन होता है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम का मतलब ये होता है कि ऐसा सॉल्यूशन, या ऐसा कोई डोमेन नेम, ऐसी कोई चीज जहाँ पे आईपीस बदलती रहती हैं आपके डिवाइसेस की, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम उसको एक होस्ट नेम दे देते हैं, डोमेन नेम। अब फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या होता है, जैसे कि आप बोलोगे google.com, ठीक है। अब google.com क्या है, एक एफक्यूडीएन है। अब आपको नहीं पता कि जब आप अपने सिस्टम से, जब आप अपने मान लो पीसी से, ठीक है, टाइप करते हो ब्राउजर में google.com, तो आपको उसका आईपी नहीं पता होता है, ठीक है। लेकिन कोई भी जो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा आईपी पे होता है। इस केस में आपको आईपी नहीं पता होता है, तो क्या होता है, आपका जो सिस्टम है वो एक डीएनएस से कनेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं डोमेन नेम रेजोल्यूशन। डोमेन नेम रेजोल्यूशन के पास एक टेबल होती है जिसमें कि ये लिखा होता है कि अगर मान लो google.com है, ठीक है, तो google.com, तो उसके पास इसकी मान लो गूगल की एक आईपी तो होगी नहीं, बहुत सारी आईपीज होंगी, और वो आईपीज हो सकता है रैंडम में चेंज भी होती हों।
हो सकता है किसी आईपी पे, किसी सर्वर पे मेंटेनेंस चल रहा हो। तो यहाँ पे मान लो IP1, IP2, IP3, इस तरीके से आपकी बहुत सारी आईपीज होती हैं। और ये क्या करता है, ये मैपिंग करता है। तो ये बेसिकली, इसको हम बोलते हैं FQD है, इसको बोलते हैं हम डोमेन नेम रिजोल्यूशन, कि इस नाम के करस्पॉन्डिंग कितनी आईपीज हैं वो प्रोवाइड करेगा। तो जब ये पूछता है ये डीएनएस से, ये पीसी जब है, जब आप कभी भी टाइप करते हो अपने ब्राउजर पे google.com, तो वो सबसे पहले क्या काम करता है, वो डीएनएस के पास जाता है। आपको पता भी नहीं चलता है वो कितनी स्पीड से जाता है। डीएनएस के पास जाता है, google.com का आईपी लेके आता है, जो भी आईपी मिल गई, मान लो ये आईपी मिल गई, तो ये फिर यहाँ पे आप जब ब्राउजर में लिखते हो google.com, तो जब ये वापस जाएगा, जब इसको कनेक्शन बनाना होगा गूगल के सर्वर से, तो वो उसकी आईपी को फॉलो करेगा। तो लेट्स से कि 10.10 तो नहीं होगा, मान लो लेट्स एनीथिंग, एनी आईपी 10.10 डॉट समथिंग, 10.5 एग्जाम्पल के लिए मान लो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इस पे कम्युनिकेट करेगा। तो इस तरीके के सॉल्यूशन जहाँ पे आईपीज चेंज होती रहती हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको नहीं पता है कि आईपी जो है वो वेरी करती रहती हैं, आईपी चेंज, आईपी चेंज, ऐसे सॉल्यूशंस में हम जो है वो डीएनएस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसमें हम एफक्यूडीएन डिफाइन करते हैं, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो हम क्या करते हैं, हम एक फिक्स नाम रख देते हैं, जैसे google.com, तो ऐसे ही आप लिख दोगे example.com, example.com। तो अब ये क्या है, ये फिक्स नाम है। अब किसी को भी आप क्या करोगे, एड्रेस दोगे example.com, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आईपीज हैं वो एक डीएनएस सर्वर के पास है। तो जो भी क्लाइंट होता है वो डीएनएस सर्वर से कनेक्शन बनाता है, डीएनएस के साथ कनेक्शन बनाएगा और पूछेगा कि मुझे इसकी आईपी बताओ, और फिर वो क्या करेगा, उसको आईपी देगा एंड देन वो फिर एक कनेक्शन बनाएगा। तो ये होता है डीएनएस सोल्यूशन। तो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, कि जैसे राउटर में आप कभी भी अपने डिवाइसेस पे ये चेक नहीं करते हो कि आपको कौन सी आईपी मिल रही है। यहाँ देख रहे हो आप कौन सी आईपी मिल रही है, आपको नहीं पता, आप कभी मॉनिटर नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपके जो डिवाइसेस जनरली वो एफक्यूडीएन पे काम करते हैं। तो एफक्यूडीएन पे क्या होता है कि वो आराम से अपना रीच कर लेते हैं। पर अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, कि जब जो रिसोर्सेज है, चार रिसोर्सेज, सीपीयू रैम को अगर हम एक साइड कर देते हैं, तो नेटवर्क और स्टोरेज, तो मुझे एक ऐसा सोल्यूशन कंटेनर्स में लाना पड़ेगा। तो कंटेनर्स के साथ चैलेंज क्या था कि ये एफएमआरएल है, ठीक है, जैसे ही कुछ होगा ये वापस मतलब रीस्टार्ट नहीं होता है, ये डिलीट हो जाता है और एक नया कंटेनर लॉन्च होता है। तो इसने जो भी आईपी आपको मिली है, वो आईपी आपकी चली गई। अब नेक्स्ट टाइम आपका आईपी चेंज हो जाएगा, तो आपको अपने क्लाइंट को बोलना पड़ेगा आईपी चेंज करना है। अब रन टाइम पे वो कभी भी आईपी चेंज होता रहेगा, तो आप कितनी बार अपने क्लाइंट को बोलोगे आईपी चेंज करने के लिए। तो समवेयर जो मैंने आपको अभी थोड़ा अभी बताया ना, ये डीएनएस वाला फुल एफक्यूडीएन कॉन्सेप्ट, उस एफक्यूडीएन कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे ला सकते हो, बट फुल्ली नहीं एप्लीकेबल है, उसके लिए भी कुछ तरीका है जो क्यूबरनेटिस ने सोल्यूशन दिया है। दूसरा होता है स्टोरेज, कि स्टोरेज को मैं परसिस्टेंट कैसे बनाऊं। क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी क्रिटिकल हैं जो मुझे अपने क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी आईपी एक होनी चाहिए, मतलब एक एक मेरे पास एक एड्रेस होना चाहिए, चाहे वो आईपी बेस्ड हो या वो यूआरएल बेस्ड हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, बट मुझे जो एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस वो फिक्स चाहिए, फिक्स एड्रेस चाहिए मुझे। और दूसरा मुझे क्या कहते हैं, परसिस्टेंट स्टोरेज चाहिए, ताकि जो मेरा डेटा है, वो जो भी ट्रांजेक्शन इस पुराने वाले कंटेनर ने किया है, जब नेक्स्ट कंटेनर आता है तो उसके पास ये पुराना डेटा अवेलेबल होना चाहिए। ये दो प्रॉब्लम्स को अगर आप फिक्स कर लेते हो, तो आप समझो कि आपका पूरा का जो कंटेनर का जो चैलेंजेस था, अब आप उसको एक कमर्शियल लेवल पे अप्लाई कर सकते हो। क्यूबरनेटिस ने इस चीज़ को फिक्स किया है। तो क्यूबरनेटिस ने अगर ये चीज़ को फिक्स किया है, तो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये कैसे किया है। तो हम बात करेंगे नेटवर्किंग की, कि क्यूबरनेटिस ने नेटवर्किंग को कैसे फिक्स किया है। तो नेटवर्किंग इन क्यूबरनेटिस, तो हमें क्यूबरनेटिस का नेटवर्क पढ़ना है, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, बट स्टिल मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ। तो देखो, अभी तक मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि कभी भी कंटेनर्स को वीएम मत समझना। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंटेनर और वीएम सेम नहीं होता है। ये होता है कंटेनर, ठीक है, ये हो गया मान लो वीएम, और इधर मान लो एक बेयर मेटल। तीन तरीके का सोल्यूशन होता है आपके सामने, कंटेनर, वीएम एंड बेयर मेटल। बेयर मेटल क्या होता है, फिजिकल, मतलब इसमें आपके पास सीपीयू, रैम, नेटवर्क एंड स्टोरेज, ये पूरा का पूरा जो है वो फिजिकल फॉर्मेट में अवेलेबल होता है, फिजिकल फॉर्मेट, ठीक है।
इसका क्या मतलब हुआ? फिजिकल फॉर्मेट का मतलब ये है कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो जैसे ही आप इसको परचेज करके लाते हो और उसको आप पावर ऑन करते हो, द मोमेंट यू पावर इट ऑन, आपका रिसोर्स जो है वो काम करना शुरू कर देता है। कोई स्पेशली आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन या सॉफ्टवेयर बेस्ड कोई भी एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वीएम में क्या होता है। अब देखो, जो वीएम की टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई है, वीएम की टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि वीएम में नीचे का एक अंडरलाइनिंग हार्डवेयर होता है, ठीक है। उस हार्डवेयर के ऊपर एक हाइपरवाइजर लगा होता है। ये हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप इसके ऊपर एक वीएम बनाते हो। तो जो ये जो रिसोर्सेज हैं, सीपीयू, रैम, नेटवर्क और ये जो स्टोरेज है, ठीक है, जो कि फिजिकली आपके हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड है, ये चारों रिसोर्सेज जो हैं ये आपके वीएम पे एक्सपोज होते हैं। तो वीएम का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। जब आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो क्या होता है कि आपके पास एक आईपी होती है, आपके पास स्टोरेज माउंट होता है, अटैच कह लो, चलो स्टोरेज अटैच होता है, और आपको सीपीयू रैम मिलता है, ठीक है। वर्चुअल फॉर्मेट में सीपीयू रैम मिलता है। मिलती है सारी चीज़ें वर्चुअल फॉर्मेट में ही है, ये सब कुछ वर्चुअल होता है, ठीक है, ये वर्चुअल होता है। ये चार रिसोर्सेज मिलती हैं। लेकिन जब आप इसको रीबूट करते हो, परसिस्टेंट इसको अगर रीबूट करोगे तो आपका कुछ भी लूज नहीं होगा। ना तो आपकी आईपी जाएगी, आपकी आईपी, आपका स्टोरेज, ठीक है। सीपीयू रैम तो देखो, मैंने आपको हमेशा से बोला है कि ये एक रन टाइम रिसोर्सेज है, ठीक है। जब ये चलते हैं तो ये पिक्चर में होते हैं, तो ये आपके रिसोर्स है। तो ये आईपी फिक्स होती है, ठीक है, फिक्स होती है। स्टोरेज फिक्स होता है, परमानेंट होता है। वीएम में जब आप आते हो तो वीएम पे भी आपको एक आईपी मिलती है, आईपी भी फिक्स होती है, ठीक है, आईपी भी फिक्स होती है। आपका स्टोरेज भी फिक्स होता है जो आप अटैच करते हो, जब तक कि आप डी अटैच ना करो। जब तक आप इसको डी अटैच नहीं करते आपका स्टोरेज फिक्स होता है। और यहाँ पे आपका सीपीयू रैम तो वैसे भी मैंने आपको बताया कि रन टाइम रिसोर्सेज है, बट जब आप रिस्टोर करते हो तो आपको वापस मिल जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि कंटेनर क्या होता है। कंटेनर देखो शुरू कहाँ से होता है, कंटेनर शुरू होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। तो यहाँ नीचे क्या होगा? ओएस। अब ओएस के नीचे होगा इसका अंडरलाइनिंग इंफ्रा, अंडरलाइनिंग इंफ्रा ओएस के नीचे, ठीक है, जो कि यहाँ से इसका फिजिकल आ रहा होगा, रैम सीपीयू, ठीक है, रैम सीपीयू, नेटवर्क एंड स्टोरेज। तो ये यहाँ से आता है, फिर ये इस ओएस के पास जाता है। जब ये इस ओएस के पास जाता है तो ये या तो वर्चुअल भी जा सकता है या फिजिकल भी जा सकता है। अगर ये वर्चुअल जाएगा तो ये वीएम बेस्ड डिप्लॉयमेंट हो गया। अगर ये फिजिकल जाएगा तो ये बेयर मेटल बेस्ड डिप्लॉयमेंट हो गया। अब इस ओएस के अंदर आप एक कंटेनर को चला रहे हो, ठीक है, आप इस ओएस के अंदर एक कंटेनर चला रहे हो। तो कंटेनर को जस्ट एक इमेजिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सर्विस की तरह देखो। ये आपके ओएस में इंस्टॉल एक एप्लीकेशन है, काइंड ऑफ एक छोटा सा ओएस का हिस्सा है, ठीक है। इस ओएस के हिस्से को जब सीपीयू रैम चाहिए, सीपीयू रैम, नेटवर्क एंड स्टोरेज, तो ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा इस ओएस के पास। इस ओएस के पास जाएगा और बोलेगा मुझे रिसोर्सेज दो। ये ओएस इसको सब कुछ रिसोर्स प्रोवाइड करता है, और ये सब कुछ एक डायनेमिक होता है। ये सब कुछ डायनेमिक होता है, मतलब ये कि अभी तक मैंने आपको क्या बताया था? फिक्स। मैंने आपको बोला था कि आईपी फिक्स, स्टोरेज फिक्स। यहाँ पे ना तो आईपी फिक्स नहीं है, आईपी नॉट फिक्स, स्टोरेज नॉट फिक्स। फिक्स का मतलब कि परमानेंट नहीं है। सीपीयू रैम ये भी नॉट फिक्स है। और यही चैलेंजेस हैं जो मैं आपको तब से बता रहा हूँ, कंटेनर्स के चैलेंजेस। अब हम बात करेंगे कि इनको हम फिक्स कैसे, मतलब इसको हम ठीक कैसे करते हैं। देखो, इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको ठीक करने के लिए क्यूबरनेटिस ने एक सोल्यूशन दिया। क्यूबरनेटिस ने क्या कहा कि अब आप इमेजिनेशन में देखो कि जो ये आपका जो डिप्लॉयमेंट है, ठीक है, तो क्यूबरनेटिस के अंदर सबसे पहले तो ये एक नोड होती है। मैं वर्कर नोड की बात कर रहा हूँ, तो इसको मैं नोड बोलता हूँ, NODE नोड, ठीक है। अब इस नोड में देखो क्या होता है कि लेट्स से कि क्यूबरनेटिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक, क्या कहते हैं हम इसको, एक बोलते हैं पॉड। तो क्यूबरनेटिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे एक पॉड है, ठीक है, ये पॉड है, ये भी एक सेकेंड पॉड है, ठीक है, ये हो गया पॉड 1।
और ये हो गया पॉड 2। तो ये एक नोड है जिसके ऊपर ये नोड हो गई 1। अब आपको पता है कि हर एक नोड, ठीक है, चाहे वो वीएम हो चाहे वो फिजिकल सर्वर हो, उसमें एक इंटरफेस होता है। ठीक है, ये एक इंटरफेस होता है जिसको कि हम बोलते हैं निक। ठीक है, इस निक को जब आप अंदर से देखते हो, एक्सटर्नल देखोगे तो ये निक होगा। ठीक है, इसको फिजिकल निक बोलेंगे, निक 1 2 3 4। इंटरनली जब देखोगे ओएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर मान लो ये रेड हैट है तो इसको आपको ये ऐसे दिखेगा ETH 0। ऐसे बोलो ETH 0 या ETH 1, जो भी आप मतलब असाइन करते हो, तो ETH 0 हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो कंटेनर्स, जो पॉड्स हैं, अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि पॉड के अंदर कंटेनर चलते हैं। तो मान लो कि ये हो गया मेरा एक कंटेनर, ठीक है, ये हो गया एक दूसरा कंटेनर। ऐसे ही हमारा सेकंड पॉड है, इस पॉड में एक कंटेनर है, इस पॉड में एक सेकंड कंटेनर है। ठीक है, अब लेट्स से कि हम किस कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है इंट्रापॉड। इंट्रापॉड का मतलब होता है कि कंटेनर के बीच में, कंटेनर टू कंटेनर, कंटेनर टू कंटेनर। अब एक चीज याद रखना है कि क्यूबरनेटिस के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉड होता है सबसे छोटा यूनिट। तो जब आप क्यूबरनेटिस डिप्लॉय कर मतलब जब क्यूबरनेटिस में जब आप एक पॉड डिप्लॉय करते हो, तो बेसिकली आप ये पॉड बनाते हो क्यूबरनेटिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली में वो एक कंटेनर अंदर, देखो मैंने आपको कॉल फ्लो में भी दिखाया था और समझाया था कि जब आपका पॉड चलता है तो वो क्यूबरनेटिस उसको पॉड की नज़र से देखता है, बट एक्चुअली में वो एक कंटेनर होता है। अब वो एक हो सकता है, दो होता है, सेट ऑफ कंटेनर्स भी हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4, जितना भी आपके डेवलपर ने उसको डिफाइन किया हुआ है अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो ये जो पॉड है, अब इस पॉड को अब आप थोड़ी देर के लिए नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको वीएम के पॉइंट नज़र से देखो। जैसे आपके वीएम में आप देखते हो, तो वीएम को क्या होता है, वीएम को एक आईपी होती है, करेक्ट। वीएम के पास एक स्टोरेज होता है, ठीक है, और वीएम के पास सीपीयू रैम होता है। ऐसा ही होता है वीएम के केस में। तो थोड़ी देर के लिए आप इसको वीएम मान के चलो, थोड़ी देर के लिए, फ्रॉम नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसको मान के चलो कि ये है एक वीएम। पॉड को आप एक वीएम मान के चलो। ठीक है, अभी मैं सिर्फ नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, जबकि मैंने आपको शुरू से ये बोला है कि पॉड और वीएम कोई वो नहीं है, दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, लेकिन इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हाइपोथेटिकली, तो आप ये कह सकते हो हाइपोथेटिकली, हाइपोथेटिकली अभी आप फिलहाल के लिए इसको एक वीएम मान के चलो। तो वीएम के पास एक आईपी होती है। तो क्यूबरनेटिस क्या करता है, पॉड को एक आईपी एलोकेट करता है। वो आईपी आपके दोनों कंटेनर्स के साथ शेयर होती है, क्योंकि वो आईपी यहाँ रिसाइड करती है, वो यहाँ पे आएगी आईपी, वो पॉड के लेवल पे रहेगी आईपी। यहाँ मान लो IP1 हो गया, इसमें मान लो IP2 हो गया। तो IP1 जो है वो इसके लिए भी है और IP1 इसके लिए भी है। तो अब आप बोलोगे दो डिवाइसेस को एक आईपी कैसे मिल सकती है, इसलिए क्योंकि क्यूबरनेटिस की नज़र में ये जो पॉड है ये एक डिवाइस है। ये जो पॉड है, कंप्लीट पॉड, ये एक डिवाइस है क्यूबरनेटिस की नज़र में, और इसने इस डिवाइस को एक आईपी दिया हुआ है। इस डिवाइस के अंदर मल्टीपल कंटेनर चल रहे हैं जो कि सेम सेम पॉड के पार्ट हैं, इसलिए इनको ये सर्विस की नज़र से देखता है। तो अगर इस कंटेनर को आपस में बात करना होगा, ठीक है, तो कम्युनिकेशन का वो देखो कि अगर मान लो, लेट्स से कि अगर मैं बोलता हूँ पॉड कंटेनर लेवल कम्युनिकेशन, तो कंटेनर लेवल कम्युनिकेशन हमेशा इस तरीके से होता है। ये कंटेनर इस कंटेनर से बात करेगा बिना किसी आईपी के। तो जब कंटेनर बात करता है आपस में पॉड के अंदर, तो वो बिना आईपी के बात करता है, कोई आईपी नहीं होती, तो फिर वो बात कैसे करता है, वो बात करता है लूप बैक आईपी पे। तो यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट होता है लूप बैक आईपी। लूप बैक का मतलब ये होता है कि हर सर्वर पे, अगर आपने देखा होगा, एक इंटरफेस डिफाइन होता है जिसको हम बोलते हैं लूप बैक 127.0.0.1। ये बेसिकली लोकल आईपी होती है इसकी। अगर आप इस आईपी को कॉल करोगे तो आप वापस सर्वर पे ही चले जाओगे। जनरली क्या होता है, जब आप आईपी लिखते हो तो आप किसी रिमोट डेस्टिनेशन पे जाते हो, लेकिन अगर आप 127 लिखते हो तो आप सेम सर्वर पे वापस आ जाते हो। इसको हम बोलते हैं लूप बैक। तो जब इस कंटेनर को इस कंटेनर से बात करनी होती है तो ये लूप बैक आईपी का यूज करता है।
इसको जब इससे बात करनी होगी तो ये क्या करेगा, 127 यूज करेगा। ये बोलेगा 127.0.0.1, इस पे ये बात करते हैं आपस में। और ये जो कम्युनिकेशन है ये सिर्फ इन दो कंटेनर्स के बीच में है। ऑलवेज रिमेम्बर, ये दो कंटेनर्स कभी भी बात नहीं करते हैं। अब आप बोलोगे कि मुझे इस कंटेनर को इस कंटेनर से बात करानी है क्रॉस डोमेन, मतलब दूसरे उससे, तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले बता रहा हूँ आपको, जो कंटेनर्स का इंटर कम्युनिकेशन होता है वो सिर्फ पॉड के अंदर होता है। अगर आप दूसरे कंटेनर से किसी और पॉड से बात करना चाहते हो तो वो इंटर पॉड कम्युनिकेशन होता है। तो वो सेकंड टाइप आता है आपका, जिसको हम बोलते हैं इंटर पॉड कम्युनिकेशन। सेकंड इज योर इंटर पॉड। इंटर पॉड। अब इंटर पॉड कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक पॉड को दूसरे पॉड से बात करना है, ठीक है। मतलब इस IP1 को IP2 से बात करना है। ये होता है आपका इंटर पॉड कम्युनिकेशन। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो नोड है आपकी, इस नोड में, तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली जब ये IP असाइन होती है ना, तो यहाँ पे एक इंटरफेस बनता है। इसको हम बोलते हैं ETH नेट से 1, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया ETH1। अब इस ETH1 में क्या होगा कि ये जो ETH1 है और इसका जो ETH1 है, अब कम्युनिकेशन यहाँ से हो रहा है। ETH1 और ETH1, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना है। ये क्या करता है कि ये यहाँ पे सबसे पहले क्यूबरनेटिस में एक वर्चुअल जो है वो ईथरनेट क्रिएट होता है। जब आप कभी भी पॉड को डिप्लॉय करते हो तो वो क्या करता है कि वो एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करता है। इसको हम बोलते हैं VETH। इसको मान लो 0 कह दो, VETH 0। ये क्या होता है कि एक पॉड के करस्पॉन्डिंग क्रिएट होता है। ऐसे यहाँ पे भी एक क्रिएट होता है, इसको हम बोलते हैं VETH1। हर एक पॉड के लिए एक इंटरफेस क्रिएट हो जाता है वर्चुअली, जो कि इससे मैप होता है, ठीक है। और ये इससे मैप होता है। इसके बाद ये आपस में कनेक्टेड होते हैं वाया वर्चुअल ब्रिज। इसको हम बोलते हैं वर्चुअल ब्रिज। वर्चुअल ब्रिज। वर्चुअल ब्रिज क्या करता है, ये देखो, ये क्यूबरनेटिस है, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ क्यूबरनेटिस की नेटवर्किंग है। ये वर्चुअल ब्रिज क्या करता है कि इसको कनेक्ट करता है और इनको कनेक्ट करता है, ठीक है। और इसके बाद ये क्या करता है कि ये यहाँ से लेके जाता है क्यूबरनेटिस की सर्विस क्यूब प्रॉक्सी। क्यूब प्रॉक्सी के पास। क्यूब प्रॉक्सी क्या करता है, आपकी एक सर्विस होती है जिसको हम बोलते हैं आईपी टेबल। आईपी टेबल पे ले जाता है, ठीक है। और ये फिर आपका यहाँ से इस पे ले जाता है इंटरफेस पे। तो आईपी टेबल जो है वो सीधा का सीधा जो है वो आपको इंटरफेस पे ले जाता है, और इसके थ्रू आप बाहर निकल सकते हो। अब अगर आप बोलते हो कि मेरे दोनों पॉड्स अगर सेम नोड के अंदर है, अगर वो दोनों पॉड्स सेम नोड के अंदर है, तो आपकी जो कम्युनिकेशन वो कैसे होगा, आपका जो पैकेट है वो इस पॉड से निकलेगा, पॉड 1 से, और ये वर्चुअल ETH 0 से होते हुए ब्रिज के पास जाएगा, और ब्रिज से होते हुए सीधा सेकंड इंटरफेस पे जाएगा जो कि सेकंड पॉड के लिए बना हुआ है, और इसके थ्रू ये सेकंड पॉड में एंटर कर जाएगा, यहाँ पे इसकी IP को कनेक्ट कर लेगा। तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, तो ये होता है वाया आईपी। वाया आईपी। जब पॉड बात करते हैं आपस में तो IP के ऊपर बात करते हैं। कंटेनर जब बात करते हैं तो वो लूप बैक इंटरफेस पे बात करते हैं, ठीक है। अब लेट्स से कि ये जो आपका जो पॉड है किसी दूसरी नोड पर है। अब आप ये कह सकते हो कि ये तो सेम नोड का आपने बताया। अगर लेट्स से कि एक दूसरी नोड है जिसको कि मैं बोलता हूँ नोड 2। और अगर मेरा पॉड यहाँ पे लाई करता है, ठीक है, अगर मेरा पॉड यहाँ पर है, लेट्स से कि यहाँ पर पॉड है और ये कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर है, ये पॉड है। ये मान लो हमारा है IP3। और अगर मुझे इससे बात करनी है, मुझे इसको बात करानी है इसके साथ, तो मैं कैसे कराऊं। तो इसके लिए क्या होता है कि सेम आर्किटेक्चर यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी इसका एक इंटरफेस होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक वर्चुअल ETH 0 होता है, वर्चुअल ETH 0, जो कि ये इससे कनेक्टेड होता है, और ये फिर आपका वर्चुअल ब्रिज पे ले जाता है, वर्चुअल ब्रिज, ठीक है। अगर यहाँ बराबर में और पॉड्स होंगे तो वो और बाकी के पॉड्स कनेक्टेड होंगे। फिर ये आपका क्यूब प्रॉक्सी पे लेके जाएगा, ठीक है, प्रॉक्सी पे। और प्रॉक्सी के बाद ये फिर आपको लेके जाता है IP टेबल्स पे। IP टेबल। और IP टेबल क्या है, बेसिकली काइंड ऑफ फायरवॉल होता है।
जो कि अलाउ करता है, राउटिंग अलाउ करता है कि आपको किसके लिए, किस आईपी सीरीज के लिए क्या सर्विस, कौन से पोर्ट को अलाउ करना है, क्या प्रोटोकॉल अलाउ करना है, तो वो सब चीज़ें आप डिफाइन करते हैं। देन फाइनली यहाँ पे इसका एक इंटरफेस होता है, जो कि इसका एक रियल इंटरफेस होता है। इस रियल इंटरफेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे आता है आपका एक क्लस्टर। इसको हम बोलते हैं क्यूबरनेटिस नेटवर्किंग क्लस्टर। और ये क्लस्टर सिर्फ पॉड्स के लिए होता है, सिर्फ पॉड के लिए, पॉड लेवल क्लस्टर। पॉड लेवल क्लस्टर का मतलब ये होता है कि ये जो आपके जो मल्टीपल नोड्स होते हैं, मल्टीपल नोड्स जब आपस में बात करते हैं तो ये इस क्लस्टर को के थ्रू बात करते हैं, और ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। अगेन ये एक प्राइवेट नेटवर्क है, ये एक प्राइवेट क्लस्टर है, जिसको कि आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड, नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड। तीसरा जो टाइप है, जो जिसमें आपका डाउट अभी रेज हो रहा होगा कि ये तो आप इंटरनल बता रहे हो, पॉड आपस में बात कर रहे हैं, कंटेनर्स आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अगर मान लो कि इस पॉड को बाहर वर्ल्ड से बात करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तब कौन सा कम्युनिकेशन आता है पिक्चर में? देन थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आता है पिक्चर में, विच इज योर पॉड टू एक्सटर्नल। पॉड टू एक्सटर्नल का मतलब होता है कि इनकमिंग एंड आउटगोइंग, बोथ, इनकमिंग एंड आउटगोइंग, दोनों टाइप का कम्युनिकेशन जो कि पॉड टू एक्सटर्नल होता है। ये होता है आपका मेन नेटवर्किंग, जिसमें कि आप ज़्यादातर चीज़ें देखते हो कि एक पॉड जो है वो बाहर कैसे जाता है, आउटसाइड इंटरनेट के ऊपर, या बोलोगे नेटवर्क के ऊपर। अभी ये जो दोनों मैंने आपको बताए, ये दोनों इंटरनल हैं, ये दोनों इंटरनल नेटवर्क हैं। इंटरनल, इंटरनल मतलब कि ये पॉड, पॉड टू पॉड एंड कंटेनर टू कंटेनर। और अगर पॉड एक ही नोड पे है तो कैसे होगा, अगर वो पॉड दूसरी नोड पे है तो कैसे होगा। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई है। लेकिन जो ये तीसरा टाइप है, पॉड टू एक्सटर्नल, जिसमें कि आपका पैकेट जो है वो आपकी क्यूबरनेटिस क्लस्टर से बाहर जाता है, जो वो बाहर जाता है तो उसको फिर वो अलग तरीके का रूट फॉलो करता है। और अभी मैंने जो आपको बताया, मैंने आपको सिर्फ एक इंटरफेस बताया, ये देख रहे हो आप, सिर्फ एक सिंगल इंटरफेस है जो कुबरनेटिस बाय डिफॉल्ट आपके नोड को प्रोवाइड करता है, इस पॉड को प्रोवाइड करता है। लेकिन आप और भी इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हो आज की डेट में, जिसको हम बोलते हैं सीएनआई। ठीक है, सीएनआई में क्या होता है कि आप एक से ज्यादा इंटरफेसेस असाइन कर सकते हो अपने पॉड्स के साथ। आप मान लो ये चाहते हो कि अगर आपके पॉड टू पॉड जो कम्युनिकेशन है, अभी क्या है वो सिर्फ एक सिंगल इंटरफेस के थ्रू हो रहा है, वाया ETH1। अगर आप बोलते हो कि मुझे पॉड टू पॉड कम्युनिकेशन कराना है, पॉड टू पॉड वाया डिफरेंट इंटरफेसेस, लेट्स से कि ONM इंटरफेस, इंटरनल इंटरफेस, और सिग्नलिंग इंटरफेस, और ट्रैफिक इंटरफेस, आपको मल्टीपल इंटरफेसेस डिफाइन करने हैं जस्ट फॉर ट्रैफिक सेग्रीगेशन। तो उसके लिए आपको फिर एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की यूज लेनी पड़ती है। ठीक है, जैसे मल्टस आता है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, आप मल्टीपल इंटरफेसेस क्रिएट करते हो अपने पॉड्स के लिए। पर अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्लेन नेटवर्किंग है। प्लेन मतलब जो क्यूबरनेटिस ऑफर करता है, इसके ऊपर जो टॉप पे जो ऐड होता है वो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर्स हैं, उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, इतनी चीज़ें जो मैंने आपको बताया है। थर्ड टाइप मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। इसमें किसी को कोई सवाल पूछना है? लूप बैक आईपी हमेशा सेम है 127.0.0.1। हाँ, लूप बैक आईपी एक्चुअली जो होती है ना, वो फिक्स होती है और वो लोकल होती है। मतलब आप किसी भी डिवाइस पे, अपने लैपटॉप पे देखना जाके, जो सबसे पहला जो इंटरफेस होता है वो लूप बैक इंटरफेस होता है, और उसकी आईपी 127.0.1 ये फिक्स होती है किसी भी डिवाइस में। यहाँ पे जो ईथ वन दोनों पोर्ट में है, फिर हम्म। वर्चुअल इथरनेट मतलब क्यों जरूरत है? मैंने देखो ये क्या होता है ना कि ये जो ईथरनेट 1 देख रहे हो ना, ये पॉड का है। ठीक है, ये पॉड का इंटरफेस है। लेकिन जो क्यूबरनेटिस को जब मैनेज करना होता है, तो वो कैसे मैनेज करेगा, वो क्या करता है कि वो एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करता है अपनी मैनेजमेंट के लिए, एक्सटर्नल के लिए। अगर आप ये देखोगे तो ये आपको इंटरनल दिखेगा पॉड के पास, लेकिन ये जो है ये क्यूबरनेटिस के पास होता है। क्यों? क्योंकि उसको कंसोलिडेट भी करना होता है ना। देखो, जैसे मान लो आपने एक नोड पे अगर आपके 50 पॉड चल रहे हैं, अब उन 50 पॉड्स की जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होगी, तो ये खुद से एक वर्चुअल इंटरफेस बनाता है, जिसको कि ये मैप करता है हर एक कंटेनर, हर एक पॉड के साथ।
तो ये इंटरफेस का नाम देखोगे ना, नंबरिंग पे जैसे 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 4 ऐसे बढ़ता जाएगा। अगर 50 पॉड है तो ये 50 इंटरफेस दिखेंगे। उनको फिर ये कंसोलिडेट यहाँ पे लाके करता है वर्चुअल ब्रिज पे। ठीक है, यहाँ पे लाके कंसोलिडेट करता है इस ब्रिज के ऊपर। क्योंकि ब्रिज के ऊपर ना आप देखो, जो ब्रिज होता है वो कैसे काम करता है। ब्रिज को काम करने के लिए क्या होता है कि ब्रिज होता कैसे है, जैसे कि मान लो लेट से मेरे पास मल्टीपल इंटरफेसेस हैं। ठीक है, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इन सबको मुझे कंसोलिडेट करना है, और इधर मेरे पास एक इंटरफेस है सिंगल, मान लो लेट से 1 है। तो ये ब्रिज क्या करता है, इन सबको लेके एक इंटरफेस, तो ये सब आएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, देखो यहाँ से आएगा, ये ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। ये ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी होती है, जो कि आपको कनेक्ट करता है, इस पाथ को इस पाथ से कनेक्ट करता है बेसिकली। तो यहाँ पे भी अगर देखोगे तो इसका रोल क्या है, ये क्या कर रहा है कि यहाँ जो वर्चुअल ईटीएस 0 है, इसको ये प्रॉक्सी के पास लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये देखोगे ना, तो ये एक सर्वर है, ये एक नोड है, ये एक वीएम है, या तो एक फिजिकल सर्वर है। फिजिकल सर्वर पे एक इंटरफेस है, एक्चुअल डेस्टिनेशन आपका ये निक है, आपको इस निक पे जाना है। लेकिन इस निक पे जाने से पहले ये वर्चुअल ब्रिज क्या करता है, ये आपको यहाँ लेके जाएगा, लेकिन ये बीच में प्रॉक्सी के थ्रू पास कराता है। आईपी टेबल जो है वो बेसिकली फिल्टरिंग करता है, फिल्ट्रेशन करता है कि किस पैकेट को अलाउ करूँ, किसको अलाउ ना करूँ। अगर मान लो कि आप पोर्ट कोई पोर्ट डिनाई कर दोगे, इसमें अलाउ और डिनाई डिनाई होता है। तो अगर मान लो आप डिनाई कर दोगे, तो इसका मतलब ये है कि वो इस पैकेट को यहीं पर ड्रॉप कर देगा, इसके आगे जाने नहीं देगा। प्रॉक्सी क्या करता है, प्रॉक्सी सिर्फ एक हाइड कर रहा है। हाइड मतलब कि किसी को पता नहीं चलने दे रहा कि पीछे से जो इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है वो किस पॉड की है। मतलब ये कि एक टोपोलॉजी को हाइड करने के लिए। कोई भी देखेगा ना तो बाहर से उसको सिर्फ इस निक का ही दिखेगा, कि हाँ सिर्फ एक निक है जो कम्युनिकेट कर रहा है। तो यहाँ देखो, ये आपका मेन पार्टी है, ये आपका मेन पार्टी है, और ये आपका मेन पार्टी है। इन बिटवीन ये सब सपोर्ट रोल में है। सपोर्ट रोल में क्यों है, इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं ब्रिज करा सकते हो, इसलिए एक एक्स्ट्रा वर्चुअल ब्रिज, एक वर्चुअल ब्रिज क्रिएट करता है, मतलब सॉरी वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करता है। वो वर्चुअल इंटरफेस आपके ब्रिज